नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। और इन्हें हमने करंट पब्लिकेशन के 2023 एडिशन, जिस पर 16,500 प्लस लिखा है, से लिया है। पिछले सेशंस में हम 35 सेंटेंसेस पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत 36वें सेंटेंस से करेंगे। अप्रोच आप हमारी जानते हैं, हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकली। हम पता लगाते हैं कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, वो किस कंटेक्स्ट में किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस को लिखा गया है। आपके सामने 36वां सेंटेंस है करंट पब्लिकेशन 2023 एडिशन का। अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो आप अपने हिसाब से सीक्वेंस को मैच कर लें। द मिनिस्टर एग्रीड विल आंसर क्वेश्चंस ऑन टेलीविजन। फटाफट इसकी स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हुए जाएंगे। जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां पर मैंने इसको ब्लू कलर से रंगवाया है, करवाया है, जो भी आप समझें। और ये आपके ऑप्शन है चार, इन चार ऑप्शन में से यहाँ पर एक आना है। ठीक है, तो द मिनिस्टर, ये मिनिस्टर हो गया नाउन, आप जानते हैं आर्टिकल लगा हुआ है इसके लिए। ये हो गई नाउन फ्रेज, और चूंकि नाउन फ्रेज यहाँ पर सब्जेक्ट ही होगी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का उसका स्कोप नहीं है, क्योंकि उससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन या लिंकिंग वर्ब नहीं लगी। एग्रीड यहाँ पर मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद, अब चूंकि ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अगर आनी थी तो मेन वर्ब से पहले आनी थी। हेल्पिंग वर्ब अगर लगानी थी तो विल जो है तो हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब लगाई भी जाती है तो मेन वर्ब से पहले लगाई जाती है, और विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो आगे लिखी है। तो ये यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो नो इंप्रूवमेंट तो इसका होगा नहीं, क्योंकि पहले आपने मेन वर्ब लिख दी, फिर आपने एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब लिख दी, या तो फिर यहाँ पर आप कोई सब्जेक्ट या कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करते। ऐसा कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा। एग्रीड वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो 5 मिनट में अगर मैं इसके मीनिंग को समझाना चाहूँ तो एग्री के मीनिंग को आप जानते हैं। इसके साथ क्या प्रीपोजिशन आ सकती है? देखिए आप अगर दूसरे ऑप्शंस पर देखेंगे तो यहाँ पर टू आंसर लगाया हुआ है। यहाँ पर एक टू आंसर ऑप्शन में है, फॉर, विद, तो तीनों यहाँ पर प्रीपोजिशन का खेल आपको दिया हुआ है। इस खेल को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्री वर्ब के साथ किस तरह की प्रीपोजिशन किस सिचुएशन में संभव है, किस कंटेक्स्ट में किस मीनिंग को जनरेट किया जाना है एग्री वर्ब के साथ किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रीपोजिशन लगाकर। ठीक है, अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे सी डिड नॉट एग्री, आपकी मेन वर्ब हो गई फिर से, और यहां पर इस एग्री के साथ मैंने लगाया विद, एग्री विद। अगर एग्री के साथ मैं विद प्रीपोजिशन लिख रहा हूं तो मैं तब लिख सकता हूं जब मेरा यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो कोई समवन है, यानी कि पर्सन है। यहां पर कोई पर्सन है, और यहां पर जिस मीनिंग को जनरेट किया जा रहा है एग्री के साथ विद प्रीपोजिशन लगा के और ऑब्जेक्ट को पर्सन के रूप में लगा के, वो मीनिंग है टू हैव सेम ओपिनियन। एग्री का, एग्री विद मी का मतलब है टू हैव सेम ओपिनियन एज मी, जो मेरी ओपिनियन है वही उसकी ओपिनियन है। ठीक है, टू हैव सेम ओपिनियन, इस मीनिंग को अगर आप जनरेट करना है तो विद प्रीपोजिशन लगाकर आप ऑब्जेक्ट के रूप में किसी पर्सन को लिख सकते हैं। कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, शी डिड नॉट एग्री टू द डील। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने एग्री, मेन वर्ब है हमारी, चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो अपने बाद लेगी नहीं, प्रीपोजिशन लगाकर ही किसी नाउन प्रोनाउन को लिखना पड़ेगा। तो यहां पर प्रीपोजिशन लगाया है मैंने टू, और टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द डील, यानी कि ये जो भी चीज है, कोई डील हो सकता है, कोई बिजनेस अरेंजमेंट हो सकता है, कोई और किसी तरह की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर अगर मैं एग्री के साथ टू प्रीपोजिशन लगा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे लिखनी है कोई डील या कोई समथिंग, है ना, ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है, यानी कि एग्री टू समथिंग। तो यहाँ पर जो मैं मीनिंग कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम यहाँ पर मैं एक्सेप्टेंस शो करना चाह रहा हूँ कि आपकी जो डील है उसने वो एक्सेप्ट नहीं की। यहाँ पर मैं उस डील को लेकर या किसी भी बिजनेस अरेंजमेंट को लेकर एक्सेप्टेंस शो करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे एक्सेप्टेंस दिखानी है तो मैं एग्री के साथ टू प्रीपोजिशन लिख सकता हूँ, और फिर मैं वो चीज़ लिखूंगा जिस चीज़ की मुझे एक्सेप्टेंस दिखानी है। कोई डील होती, कोई और बिजनेस अरेंजमेंट होता, कोई पॉलिसी होती, ठीक है, कोई इंश्योरेंस स्कीम होती,
कोई प्रोग्राम होता, ये हो सकता है। दो सेंटेंस ये हो गए आपके सामने, जहां पर एक सिचुएशन में एग्री के साथ मैंने विद लगाया, एक सिचुएशन में एग्री के साथ टू। एग्री के साथ मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, शी डिड नॉट एग्री ऑन दिस पॉलिसी। अब अगर मैं ऑन प्रीपोजिशन लगा रहा हूं एग्री मेन वर्ब के साथ, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये दिस पॉलिसी, तो यहां पर मैं इस पॉलिसी की एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं यहां इस पॉलिसी पर सपोर्ट करने की बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई पॉलिसी है, कोई प्रोग्राम है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई फिलोसफी है, कोई थॉट प्रोसेस है, कोई भी चीज़ है, मैं उस पर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ठीक है, बढ़िया है, करो, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं एग्री नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ इस सिचुएशन में एग्री के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगा सकता हूँ अगर मुझे सपोर्ट शो करना है तो, अगर मुझे सपोर्ट एक्सप्रेस करना है तो। ठीक है, करना है तो। अब यहाँ दिस पॉलिसी की जगह दिस इशू भी हो सकता था, कोई मैटर भी लिखा हो सकता था, दिस मैटर। ठीक है, दिस लॉ भी हो सकता था, दिस आइडिया भी हो सकता था। ठीक है, दिस फिलोसफी भी हो सकता था, कोई और पर्सन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी पर्सन को, मान लो कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट खड़ा है, उसकी आइडियोलॉजी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैंने वहां पे पर्सन लिख दिया, शी डिड नॉट एग्री ऑन, कोई किसी पर्सन की मैंने आइडियोलॉजी लिख दी, तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, ऑन लगा दूंगा। ये 3 सिचुएशन हो गई। इसके अलावा हम शी डिड नॉट सेंटेंस को एग्री के साथ, यानी कि एग्री वर्ब का यूज करके सेंटेंस हम ये भी लिख सकते हैं, एक इन्फिनेटिव भी लगाया जा सकता है। शी डिड नॉट एग्री टू लैंड मी। लैंड का मतलब आप जानते हैं, पैसा देना। ठीक है, तो यहां पर ये जो टू लगाया है मैंने, ये प्रीपोजिशन ना समझे आप, ये जो टू प्लस V1 लगाया है, ये टू यहां पर प्रीपोजिशन ना होके इस पूरे इन्फिनेटिव का पार्ट है। यानी कि मैं एग्री वर्ब के साथ, एग्री तो इंट्रांजिटिव थी, तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, तभी तो हम प्रीपोजिशन लगा पा रहे थे। तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये जो इन्फिनेटिव लगा हुआ है ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये अब एक्चुअली में एडवर्ब है। ठीक है, कि हमारे एग्री होने का रीजन क्या है, या ना रीजन, हमारे एग्री ना होने का रीजन क्या है, किस चीज को लेकर वो एग्री नहीं हुई। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है इन्फिनेटिव इस सिचुएशन में। तो टू लैंड यहां पर इन्फिनेटिव लगाया जा सकता है, टू प्लस V1, और इस टू को आप प्रीपोजिशन ना समझिए, ये इन्फिनेटिव का हिस्सा होता है। चूंकि लैंड खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, तो उसने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। तो ये 4 सिनेरियो पॉसिबल बताए मैंने, मतलब 4 तरह की सिचुएशन हो सकती है। एग्री के साथ ऑन आ सकता है अगर आपको सपोर्ट एक्सप्रेस करना है, एग्री के साथ आप विद लगा सकते हैं अगर आप किसी पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं और ये भी नहीं कन्वे कर रहे हैं कि उसके जैसी ओपिनियन आपकी है या नहीं है, और एग्री के साथ आप टू भी लगा सकते हैं अगर आप किसी डील को, किसी पॉलिसी, किसी प्रोग्राम को, किसी इंश्योरेंस स्कीम को एक्सेप्ट करने के मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। और एग्री के साथ आप टू V1 यानी कि इन्फिनेटिव का यूज भी कर सकते हैं, फिर उस सिचुएशन में आप इस टू को प्रीपोजिशन कंसीडर ना करके इन्फिनेटिव का हिस्सा मानेंगे। ये 4 सिचुएशन एग्री के साथ पॉसिबल हैं। तो इनमें से कौन सा आना चाहिए? देखो, अगर विद लगा होता तो विद के साथ तो संबंध लगा होता, मैंने क्या बताया, कोई पर्सन लगा होगा, विद राहुल, विद राकेश, कुछ तो लिखा होगा, कोई पर्सन का नाम लिखा होगा, विद मी, विद हिम, ऐसा कुछ है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 4 तो कहीं से कहीं तक आना ही नहीं है, फिर ये 2 प्लस V1 इन्फिनेटिव यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, हमने एक फाइनाइट वर्ब, हमने मेन वर्ब यहाँ पर यूज कर ली जो कि एक फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट को एक प्रेडिकेट मिल गया। उसके बाद हम यहाँ पर 2 प्लस V1 यानी कि टू आंसर, यहां पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब यूज कर सकते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब यूज कर सकते हैं, और ये 2 प्लस V1 इसके लिए हो गया एडवर्ब की तरह। फिर ये आंसर चूंकि खुद अपने आप में एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, तो इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया क्वेश्चंस। ऑन प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया टेलीविजन। ऑन लगाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिफर करने के लिए, ऑन मोबाइल, ऑन स्मार्टफोन, ऑन कंप्यूटर, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, ऑन टेलीविजन। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए, जो बिहेवियर मैंने एग्री का दिखाया है ना, क्या बताया मैंने, एग्री को 4 तरह की सिचुएशन में मैंने यहां पर बताया है। ठीक है, 2 येरी और 2 येरी।
तो ये बिहेवियर कुछ और वर्ब भी हैं एग्री के सिमिलर मीनिंग में, उन वर्ब का बिहेवियर भी ऐसा ही होता है, और वो वर्ब भी आपको दी जा सकती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखिए मेरे लेक्चर थोड़े से लंबे इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं आपको धोखा देकर केवल व्यूज नहीं लेना चाहता। मेरा काम खत्म हो गया, मैंने 36 सेंटेंस आपको बता दिया, एग्री के बारे में बता दिया, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि अंडरस्टैंडिंग अभी आपको सफिशिएंट लगेगी, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है जहां पर आपको फर्दर घुमाया जा सकता है, फर्दर कंफ्यूज किया जा सकता है। उस डार्क एरिया को जो दूसरे टीचर्स या दूसरे ग्रामेरियंस छोड़ देते हैं, और वो डार्क एरिया जो आपके दिमाग में रह जाता है, जिसकी वजह से उस डार्क एरिया को लाइटन करने के लिए आपको बाद में समय देना पड़ेगा। मैं अभी उस डार्क एरिया को उठाकर अभी उसको प्रकाशित करना चाहता हूं, लाइटन करना चाहता हूं। मैं चीजों को स्किप करके, इग्नोर करके आगे बढ़ने में बिलीव नहीं करता हूं। मेरा काम खत्म हो गया, मैंने एग्री के बारे में बता दिया, चारों सिचुएशन बता दी, लेकिन अब मैं उन वर्ब्स के बारे में बताऊंगा जो एग्री की तरह बिहेव कर सकती है। अभी इस वाले क्वेश्चन पेपर में एग्री आ गई थी, जरूरी थोड़ी आपके क्वेश्चन पेपर में भी एग्री आएगी। उसके जैसी सिमिलर वर्ब कोई दूसरी आ सकती है जो उसका जैसा बिहेव करती है। तो आप जरा परेशान ना हो, मेरी बातों को समय दें, मुझ पर यकीन करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस तरह की अप्रोच को अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप निश्चित रूप से चयनित तो होंगे ही, अच्छे नंबर तो लाएंगे ही, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो और जो दूसरी वर्ब है वो मैं यहाँ लिख देता हूं। एग्री सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। डिसएग्री इसी नेचर की है, इसी वर्ब से मिलकर ये बनी है। असेंट, ठीक है। कॉन्कर, और असेंट है तो डिसेंट भी इसी नेचर की वर्ब है। यहां पर लिख देता हूं, असेंट के नीचे को पहले डिसेंट ही लिखता हूं, ठीक है। कॉन्कर, इन सबके साथ ऐसे नेचर की अगर वर्ब आ जाए, और भी एक दो हो सकती हैं, ठीक है, अपना दिमाग लगा लेना। ऐसे नेचर की वर्ब आ जाए तो आप विद लगाओगे अगर कोई सम्मन है तो, अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है तो, ठीक है। और मीनिंग क्या रहेगा? टू हैव सेम ओपिनियन, ठीक है। जो इस पर्सन की ओपिनियन है वही ओपिनियन आपकी है। उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए आप विद के साथ पर्सन लगा दोगे। टू लगा दोगे अगर कोई समथिंग है तो, या कोई डील है, कोई पॉलिसी है, कोई इंश्योरेंस स्कीम है, तो आपको टू लगाना चाहिए, ठीक है। यहां पर आप क्या दिखा रहे हैं? एक्सेप्टेंस शो करना चाह रहे हैं। एक्सेप्टेंस शो करने के लिए कि मैंने ये डील एक्सेप्ट की या नहीं की, करने के लिए। और इन्हीं वर्ब के साथ आप ऑन प्रीपोजिशन और समथिंग भी लगा दोगे अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं, केवल सपोर्ट दिखाना है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी जो बातें हैं, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, आपकी पॉलिसी को, आपके लॉ को, आपके प्रोग्राम को मैं सपोर्ट नहीं करता। तो अगर ऐसा मीनिंग कन्वे करना है तो ऑन प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं, और 2 + V1 इन्फिनेटिव तो लगा ही सकते हैं आप। इसे लगाने के लिए आप हमेशा आज़ाद रहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को कहीं भी लगाया जा सकता है एडवर्ब की तरह, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 2 + V1 इन्फिनेटिव होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन की तरह काम करेगा। चलिए अब मुझे लगा थोड़ा सा कि हाँ सही चीजें जो है अब बता दी मैंने, कि अब इसको कंप्लीट कर दिया मैंने कि एग्री तो आप जान ही गए, आप दूसरी वर्ब के बारे में भी जान गए। और अगर एक दो वर्ब ऐसी छूट जाएंगी तो आप खुद अपना दिमाग लगा लेंगे कि यार ये भी इसी नेचर की वर्ब है, हो सकता है ये भी इसी तरह से बिहेव करती हो, इसलिए मैंने ETC भी लिखवा दिया, ठीक है। 37 पर चलते हैं। योर आंसर बुक विल बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। योर आंसर बुक, इसको एक साथ ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। बुक हो गया नाउन, आंसर हो गया उसके लिए, बुक के लिए एडजेक्टिव, और योर हो गया डिटर्मिनर। एक नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट यहां पर हो नहीं सकती, कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकती, सब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे। विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगी है, और उसके बाद लगी है बी, जो कि बेस फॉर्म में लगी हुई वर्ब है और मेन वर्ब हो रही है। उसके बाद लिखी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब निश्चित तौर पर ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव स्ट्रक्चर लिखी है,
ठीक है, और यहीं पर हमसे इंप्रूवमेंट पूछा गया है। चलो इंप्रूव तो कर लेंगे, आगे की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये चलो पहले इंप्रूव ही कर लेते हैं। मैं अगर आपको आंसर की बात बताऊं तो आंसर का मीनिंग आप जानते हैं। क्या आंसर बुक को आंसर किया जा सकता है? कोई क्वेश्चन बुक है, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन आंसर बुक को तो आंसर किया नहीं जा सकता। तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो होना नहीं है। फिर होना कौन सा ऑप्शन है? तो इन चारों वर्ड के मीनिंग अगर आपको पता है तो आप यहां पर लगा देंगे। जज का मतलब होता है टू डिसाइड अबाउट समवन और समथिंग, किसी चीज के, किसी पर्सन के बारे में कुछ डिसाइड करना। एक मीनिंग तो ये हो गया। दूसरा मीनिंग जज का हो सकता है टू हैव सम ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, किसी के बारे में, किसी भी चीज के या किसी भी पर्सन के बारे में जब हम कोई ओपिनियन रखते हैं या ओपिनियन दूसरों को बताते हैं तो हम जज ही कर रहे होते हैं उन्हें। यार ये ऐसा है, यार ये नैरो माइंडेड है, यार ये बहुत ज़्यादा ओपन है, यार ये वल्गर है। तो ये जजमेंट ही होता है हमारा, हमारी ओपिनियन होती है। ये हो गया जज का मतलब। तो क्या आंसर बुक को जज किया जाना चाहिए? नहीं, आंसर बुक को जज नहीं किया जाता। जजमेंट का मतलब अलग हो गया। या तो आप किसी के बारे में डिसाइड कर रहे हैं या ओपिनियन, ठीक है। टेस्ट बोल दिया मैंने, टेस्टेड। टेस्ट का मतलब होता है टू पुट समथिंग थ्रो अ प्रोसेस टू चेक द क्वालिटी, टू चेक द क्वालिटी। किसी भी चीज को किसी प्रोसेस के थ्रू लेकर जाना, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, ये होता है टेस्ट। जैसे मेडिकल टेस्ट होते हैं तो आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, और भी तरह के टेस्ट होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, मेडिकल, बायोलॉजिकल, सभी तरह के। उसमें क्या होता है, आपको या किसी भी चीज़ को एक प्रोसेस में लाया जाता है और उस प्रोसेस के दौरान आपको टेस्ट किया जाता है, आपकी क्वालिटी को चेक किया जाता है डायग्नोसिस के लिए। इवैल्यूएटेड का मतलब क्या है? इवैल्यूएटेड का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर जगह नहीं बची, मैं यहाँ चल लेता हूँ। इवैल्यूएटेड, देखिए इवैल्यूएट का मतलब है टू डिटरमाइन और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ समथिंग, तभी तो इवैल्यूएट हो रहा है, वैल्यू ऑफ समथिंग। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का मतलब अलग अलग कंटेक्स्ट में क्वांटिटी भी हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस भी हो सकता है, अमाउंट भी हो सकता है। अमाउंट तो खैर क्वांटिटी में ही आ गई, ठीक है। एटीसी लिख देता हूं मैं, और भी अगर एक दो एट्रीब्यूट छूट गए हैं। तो इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी, अमाउंट या उसकी इंपॉर्टेंस को अगर डिटरमाइन करना है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है या ये इतनी सही है या इतनी गलत, तो उसके लिए वर्ब लगाई जाती है इवैल्यूएट। तो मीनिंग के हिसाब से अगर सीन तो कहीं से कहीं तक होना ही नहीं था, सीन का तो मतलब ही नहीं है। और आगे अगर आप देखेंगे, अगर और आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो विद प्रीपोजिशन और विद द हेल्प, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द हेल्प, ऑफ फिर से एक प्रीपोजिशन हो गई और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया अ कंप्यूटर, ठीक है। ये ऑफ अ कंप्यूटर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी है, द हेल्प के लिए लगी है, मतलब हेल्प के लिए लगी है, नाउन के लिए तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, ठीक है। ये एक एडवर्ब फ्रेज हो गई विद द हेल्प। प्रीपोजिशनल फ्रेजेज एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाती है, इसलिए बता रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे तो विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर लिखा है, तो सीन का तो मतलब है नहीं यहाँ पर। टेस्ट भी मीनिंगफुल नहीं है, जज सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है यहाँ पर इवैल्यूएटेड, ठीक है। मीनिंग में वेरिएशन है, अगर आप मीनिंग समझते हैं सभी शब्दों के तो आप यहाँ पर लगा पाएंगे इवैल्यूएटेड। योर आंसर बुक विल बी इवैल्यूएटेड विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर, ये यहाँ पर सही ऑप्शन होना चाहिए। ये हो गया आपका 37। 38 पर बात कर लेते हैं। इन द हॉट आफ्टरनून आफ्टर ए लॉन्ग वॉक
ये यहाँ पर कोमा होना चाहिए था, ये कंप्यूटर की वजह से हो गया होगा। आई रेस्टेड अंडर द शैडो ऑफ ए ट्री। देखिए कुछ चतुर बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको क्या दिखेगा, शैडो दिखेगा, और फिर वो ऑप्शन देखने लग जाएंगे, पूरे सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ये गलती कहीं मत करना। आपसे इस वर्ड का सिनोनियम नहीं पूछा गया है, आपसे इस वर्ड का इंप्रूवमेंट पूछा गया है जो इस कंटेक्स्ट में सही हो, जो इस कंटेक्स्ट में सुटेबल हो सकता है इसका सिनोनियम ये चारों ही वर्ड हो जाए, यहां तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन किसी और दूसरे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, किसी और दूसरी सिचुएशन में, क्वेश्चन में ये हो सकता है कि इस वर्ड के सिनोनियम या सिमिलर चारों ही वर्ड हो, लेकिन आपसे वो वर्ड पूछा गया है जो इस कंटेक्स्ट में ऑब्जेक्टिवली इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सुटेबल हो। समझ रहे बात को? तो इस पूरे कंटेक्स्ट को जानने के लिए आपको पूरी सिचुएशन जाननी पड़ेगी, उसके लिए पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा सेंटेंस हमने पढ़ा, देखा, तो इन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द हॉट आफ्टरनून। आफ्टरनून इसमें नाउन है, हॉट इसमें एडजेक्टिव है, और द हो गया इसमें आर्टिकल, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस शुरू हो रहा है। आफ्टर ए लॉन्ग वॉक, आफ्टर प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ये आफ्टर ए लॉन्ग वॉक और इन द हॉट आफ्टरनून, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो रहा है। इन द हॉट आफ्टरनून, आफ्टर ए लॉन्ग वॉक, दो एडवर्ब टाइम लगे हैं यहाँ पर, दो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लगी हैं। आई प्रोनाउन हो गया आपका, जो कि सब्जेक्ट ही होगा निश्चित तौर पर। रेस्टेड मेन वर्ब हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लगाई जा सकती है। अंडर, चूंकि रेस्ट इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आना नहीं था, तो यहां पर प्रीपोजिशन लगाया गया, प्रीपोजिशन लगाया गया। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, द शैडो। यहीं पे हमसे इंप्रूवमेंट पूछा गया है। शैडो यहां पर नाउन है और द यहां पर आर्टिकल है। आगे ऑफ प्रीपोजिशन लगा है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी लगा है, ऑफ अ ट्री। ये ऑफ अ ट्री जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई है, शैडो को बताने के लिए लगाई गई है। शैडो एक नाउन है, उस नाउन के बारे में बताने के लिए प्रीपोजिशनल फ्रेज को लगाया गया है, तो एडजेक्टिव फ्रेज। ये बताया जा रहा है कि किसकी शैडो की बात हो रही है। अब देखो, अगर आप शैडो का मतलब जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। शैडो का मतलब होता है, यहां लिख देता हूं मैं, अ डार्क शेप ऑन द सरफेस। किसी सरफेस पर जो डार्क शेप बन जाती है, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करूं तो यहाँ बोर्ड पर तो नहीं आएगी, लाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जानते हैं कि जो शैडो है वो किस तरह से बनती है। शैडो बनती है तब जब कोई भी ऑब्जेक्ट आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देता है, तो उस लाइट के ब्लॉकेज की वजह से उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर एक शेप बनती है, उस शेप को शैडो कहा जाता है, उस डार्क शेप को शैडो कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अ डार्क शेप ऑन द सरफेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट और सनलाइट। कोई सी भी लाइट हो सकती है अब तो, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है तो उस ब्लॉकेज की वजह से उस ऑब्जेक्ट के सिमिलर शेप या डिसिमिलर भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस एंगल पे लाइट ब्लॉक हुई है। उस ऑब्जेक्ट की वजह से जो शेप बनती है, जो डार्क शेप बनती है किसी सरफेस पर, उसको हम शैडो कहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं किसी सरफेस के लिए अंडर प्रीपोजिशन लगाया गया है, सरफेस के लिए तो ऑन प्रीपोजिशन लगाया जाता। एक क्लू तो आपको यहीं से मिलना चाहिए, अगर आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो। समझ रहे हैं बात को? ऑन प्रीपोजिशन लगाया जाता है सरफेस के लिए, यहां पर अंडर लगाया हुआ है। एक क्लू तो यहीं मिल गया। और फिर आप अगर कंटेक्स्ट को जानने की कोशिश करेंगे तो शैडो में, उस डार्क शेप में उसने रेस्ट नहीं किया होगा, उसने रेस्ट किया होगा शेड में। शेड का मतलब क्या है, देखो, शेड का मतलब है अ डार्क एरिया। शैडो का मतलब क्या था, डार्क शेप। शेड का मतलब है डार्क एरिया वेयर लाइट इज absent और blocked,
लाइट में भी सनलाइट, ठीक है। अ डार्क एरिया वेयर सनलाइट इज एब्सेंट और ब्लॉक्ड, उस एरिया में उसने रेस्ट किया होगा, उस सरफेस उस शेप पे उसने रेस्ट नहीं किया, शेप पे रेस्ट नहीं किया, एरिया में रेस्ट किया होगा, कंटेक्स्ट से पता चल रहा है। और ऑन प्रीपोजिशन लगती अगर सरफेस के लिए होता, एरिया के लिए आप अंडर लगा सकते हैं। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाना चाहिए था आपका शेड, शेडो नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा। कूल तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, हमें तो यहां पर नाउन चाहिए क्योंकि प्रीपोजिशन अंडर लगी हुई है। शेल्टर का मतलब क्या होता है? शेल्टर का मतलब होता है अ टेम्पररी प्लेस, टेम्पररी प्लेस फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर, बैड वेदर और डेंजर, किसी प्रकार के डेंजर से, बैड वेदर से प्रोटेक्शन के लिए आप टेम्पररी कहीं पर भी रुक गए, रह गए थोड़ी देर के लिए, तो उसी को आप शेल्टर कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिजेस के बीच में जो पुल होते हैं, फ्लाईओवर होते हैं, उनके बीच में पुअर सिटीजन रहते हैं, तो उन ब्रिजेस को शेल्टर वो कह सकते हैं। गुफाओं को शेल्टर कहा गया है। गुफाओं में लोग पहले रहते थे, जब बिजली होती थी, बिजली कड़कती थी, बारिश होती थी, तो गुफाओं को शेल्टर बोल दिया जाता था, ठीक है। और भी कई तरह के शेल्टर, बिल्डिंगें बना दी जाती हैं लोगों को टेम्परेरी रूप से राहत पहुंचाने के लिए। तो यहां पर हो जाना चाहिए था 38 का दूसरा ऑप्शन शेड। ये हो गया आपका 38। 39 पर चल लेते हैं। ही थ्रोड इट आउट ऑफ द विंडो। ही आपको पता है प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के फंक्शन में है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं है इससे पहले, क्योंकि लिंकिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी नहीं है। अब थ्रोड यहाँ पर लगा हुआ है जो है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरी इंग्लिश ग्रामर में या तो हैव, हैज या हैड के साथ आती है, या फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव स्ट्रक्चर में, या लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव के केस में। ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को इसने ऐसे ही लिखा हुआ है जो कि गलत हो गया। ये जो वर्ब है ना थ्रो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है थ्रू, थ्रोन, ये होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये भी नहीं हो सकती, थ्रो फर्स्ट फॉर्म यहां पर लगाएंगे। अगर हम फर्स्ट फॉर्म यहां पर लगाते तो थ्रो थोड़ी होता, थ्रोज होता फिर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। फिर तो यही ऑप्शन बचा हमारे पास, इसी को टिक कर देंगे। आगे का सेंटेंस पढ़ लिया क्योंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया इट, आउट हो गया एडवर्ब, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है द विंडो। ये बताने के लिए किसके आउट की बात की जा रही है, ठीक है। वो प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ द विंडो आउट के लिए लगाया गया है, तो मैं इसको कहूंगा एडवर्ब फ्रेज। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपका 39 सेंटेंस। 40 पर चल लेते हैं। मैक्रोनी असेंबल द रेडियो। मैक्रोनी आपका नाउन हो गया, और नाउन अब यहां पर सब्जेक्ट हो रहा है। असेंबल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट। टेंस के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये जो वर्ब है हमारी, ये इस कंटेक्स्ट में मीनिंगफुल नहीं है। हम जब शब्दों को लगाते हैं किसी सेंटेंस में तो सिंटैक्टिकली सही हो, सिमेंटिकली सही हो। सिंटैक्टिकली सही होने का मतलब है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, वो ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में लिखे गए हो। सिमेंटिकली सही होने का मतलब है कि ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में लिखने के बाद वो मीनिंगफुल हो, उनका मीनिंग सही हो, ठीक है। तो ये जो है इस कंटेक्स्ट में मीनिंगफुल नहीं है। मार्कोनी ने रेडियो को असेंबल नहीं किया, क्योंकि असेंबल का जो मतलब है वो है टू पुट, और पुट भी नहीं, टू ब्रिंग थिंग्स टूगेदर, टू मेक अ सिंगल होल यूनिट, ठीक है। असेंबल का मतलब है कि अलग अलग चीजों को मिलाकर एक सिस्टम बना देना। 4-5 चीजें अलग अलग हैं, उनको मिलाकर एक सिस्टम बना देना, उसको कहते हैं असेंबल करना, ठीक है। डिसअसेंबल, एक चीज को अलग अलग कर देना। आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, आप उसके पार्ट को अलग अलग कर दो। मोबाइल लो अपना, बैटरी अलग कर दो, स्पीकर अलग कर दो, और टच अलग कर दो, स्क्रीन अलग कर दो,
ठीक है, माइक अलग कर दो, आपने क्या कर दिया, उसको डिसअसेंबल कर दिया। असेंबल करने के लिए आप इनको जोड़कर एक यूनिट बना दो, ये असेंबल का मतलब है। तो मार्कोनी ने रेडियो को असेंबल नहीं किया, या तो नो इंप्रूवमेंट तो ये है नहीं, ये असेंबल तो गलत हो गया। बाकी शब्दों के मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, डिस्कवर का मतलब होता है टू फाइंड और टू एक्सप्लोर समथिंग, और ये समथिंग जो है वो चीज जो पहले से ही एग्जिस्ट करती हो, जो पहले से ही एग्जिस्ट करती हो। जैसे ग्रेविटी को क्या है, डिस्कवर किया गया, ग्रेविटी को बनाया नहीं गया, क्रिएट नहीं किया गया, ग्रेविटी पहले से थी, न्यूटन ने उसका पता लगाया, उसको डिस्कवर किया। तो जो चीज पहले से ही एग्जिस्ट करती है उसका पता लगाना, उसको फाइंड कर लेना और दुनिया को बताना कि ये ऐसा है, ये इसलिए है, या ये चीज है, इसको कहते हैं डिस्कवरी, खोज। ठीक है, खोज लेना। तो डिस्कवर भी नहीं किया गया, रेडियो ऐसा भी नहीं था कि रेडियो पहले से मौजूद था, बस उसको ढूंढ लिया गया, मार्कोनी ने उसको फाइंड कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया और दुनिया को बता दिया। तो डिस्कवर भी मीनिंगफुल नहीं है। देखिए, मेड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू प्रोड्यूस समथिंग बाय यूजिंग अदर थिंग्स। कोई चीज का, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, या यहां पर कोज करना, टू कोज, ठीक है, टू प्रोड्यूस समथिंग बाय यूजिंग अदर थिंग्स, किसी दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके किसी चीज को बना देना, प्रोड्यूस कर देना। यहां पे ऐसा भी नहीं है कि रेडियो को प्रोड्यूस किया गया किसी कढ़ाई वगैरह में, किसी में बना दिया गया उसको यूज करके। तो मेड भी यहां पर नहीं है, यहां पर सही वर्ड होना चाहिए इन्वेंटेड। इन्वेंट का मतलब है टू क्रिएट और टू डिजाइन समथिंग न्यू। समथिंग न्यू का मतलब किसी चीज को पहली बार बनाना या डिजाइन करना। समथिंग न्यू, जो चीज पहले से एग्जिस्ट ना करती हो, जो पहले से एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, न्यू तो उसी बोल सकते हैं जो पहले से एग्जिस्ट ना करती हो। तो किसी ऐसी चीज को बनाना या क्रिएट करना या डिजाइन करना जो पहले से एग्जिस्ट ना करती हो, ये होता है इन्वेंट का मतलब। तो यहां पर सही वर्ड हो जाना चाहिए था इन्वेंटेड। मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो। उससे पहले रेडियो कहीं नहीं था, मार्कोनी आए, उन्होंने दिमाग लगाया, एक नई चीज बना दी। ये हो गया आपके 40 सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके 40 हो गए हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड से, किसी भी सेशन से, किसी भी सेंटेंस से, चाहे वो ग्रामेटिकल हो, अनग्रामेटिकल हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको जवाब देने में। धन्यवाद।